आज हम जातिगत जनगणना के बारे में और उससे होने वाले उसका पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की, बिहार से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की और मायावती की, ये लोग जातिगत जनगणना की मांग बहुत पहले से करते आ रहे थे। अब इसमें नया मांग एक नया पार्टी भी इसमें प्रवेश किया, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके नेता राहुल गांधी न केवल संसद में बल्कि बाहर भी पत्रकार सम्मेलन करके ये कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की मांग कर रहे हैं और जातीय जनगणना का वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको लगता है कि ऐसा करके जो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो इसको तोड़ा जा सकता है और जब हिंदू वोट डिवाइड हो जाएंगे, जातियों में बढ़ जाएंगे, तो उसका फायदा इन विरोधी पार्टियों को होगा। यानी एक ढंग से कहें तो जातीय वैमनस्यता फैला करके ये वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, वोटों की फसल काटना चाहते हैं। राहुल गांधी को अच्छी ढंग से पता है कि मुस्लिम वोट तो उन्हें या उनके गठबंधन को मिलेगा ही, वो तो एक मुश्त जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली होती है उसको मिल जाती है। उसी से उत्साहित राहुल गांधी ने और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों ने ओबीसी की राजनीति फिर से शुरू की है। ये एक ढंग से कहे तो 90 के दशक में देश को लौटाना चाहते हैं। ये फिर से मंडल कमीशन के समय में जो सवर्ण और बैकवर्ड के बीच में, पिछड़ों के बीच में जो एक वैमनस्यता बढ़ी थी, जो आपस में एक सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ था, ये उसी स्थिति में लाना चाहते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि बिहार में लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा, 18 वर्ष तो नीतीश कुमार का ही हो गया और 15 वर्ष तक लालू यादव ने शासन किया, तो 33 वर्ष इन दोनों पार्टियों का हो गया। और उसके पहले की बात की जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास जैसे दलित समाज के और अति पिछड़ों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब इन पार्टियों को, इन मुख्यमंत्रियों को पिछड़ों को क्या विकास करने के लिए किसने रोका था, इसका जवाब ये नहीं देते। अगर पिछड़े अभी भी पिछड़े हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लालू यादव, नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर या फिर रामसुंदर दास को क्यों नहीं माना जाए। वैसे ही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो पिछड़ों समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, फिर भी अगर दलित समाज पिछड़ा है या पिछड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ है, वो सामाजिक संतुलन नहीं बन पाया है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो व्यापक चर्चा होती थी, उसमें सिर्फ एक ही जाति का बोलबाला है, यादवों की। वैसे ही जब मायावती की पार्टी आई तो उनमें कहा गया कि दलितों का बोलबाला है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग, गिने चुने लोग इसका फायदा लेते रहे। यादवों में भी दो ढंग के यादव, दो प्रकार के जो यादव आपको कहीं पर भी दिख जाएंगे। एक जो पढ़ा लिखा यादव है, जो शहरों में रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी ब्राह्मण या सवर्ण से कम नहीं है, बल्कि उससे अच्छा है, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे संपन्नता हो। लेकिन जो यादव गांव में हैं, उनमें से कुछ यादवों की आर्थिक स्थिति रियली अच्छी नहीं है और उन्हें इसका आरक्षण दिया जाना चाहिए, मुझे भी लगता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिन्हें जो मंडल कमीशन लागू हुआ उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। जो भी राजनीति को अच्छी ढंग से समझते हैं उन्हें पता होगा कि बिहार में यादव और कुर्मी इसके मेन बेनिफिशियरी रहे हैं। उनकी अगर जो गंगा के पार के जो कुर्मी समुदाय हैं, वो सच पूछे तो सवर्णों से ज़्यादा ही डेवलप्ड है। वैसे ही कहा जाता है, एक बहुत प्रचलित कहावत है कि जैसे पोप यहाँ ये जो है मधेपुरा जैसे रोम पोप का है, वैसे ही मधेपुरा गोप का है। गोप मतलब यादव। तो फिर ये लोग आरक्षण के हकदार कैसे हो जाते हैं, हमें आपको समझना होगा कि
बैकवर्ड का जो आरक्षण मिला उसका फायदा किसे मिला? उसका फायदा कुछ गिने चुने जातियां और उसमें भी कुछ गिने चुने परिवारों ने इसका फायदा उठाया। इसी विषमता को खत्म करने के लिए 2017 में रोहिणी कमीशन का गठन हुआ। जस्टिस रोहिणी के नेतृत्व में जो रोहिणी कमीशन बना, उसका मुख्य मकसद ही था कि कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो अभी भी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, यानी ओबीसी में भी सब कैटेगरी जो पिछड़े हैं, उनको जो रियल में पिछड़े हैं, जो वंचित क्लास है सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से, उन्हें ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा। तो 1 जुलाई महीने में रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोहिणी कमीशन के द्वारा सुझाए गए जो उसका उपाय है या उनका जो प्रतिवेदन है उसको अभी तक प्रकाशित भी नहीं किया है और उसे लागू भी नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव या लालू यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं और जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं, अगर ये इसी ढंग से जोर देते रहे तो नरेंद्र मोदी जैसे कुशल राजनीतिज्ञ के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा। अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी जाती है तो भारत की राजनीति पूर्ण रूप से बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो वंचित क्लास था, जो पीछे तो कहे जाते थे, अति पीछे कहे जाते थे, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, तो इन लोगों को ये स्वाभाविक रूप से आरक्षण के मुख्य दावेदार हो जाएंगे। और अभी जो दिखता है कि यादव, कुर्मी और कुछ अन्य जातियां जो पिछड़े वर्ग की, उनका जो अभी हाली मोहाली है, जो इनका वर्चस्व है, उस वर्चस्व पर ही एक ढंग से कुठाराघात होगा। ये नीचे जाएंगे और जो नीचे का दबा कुचला समुदाय है वो ऊपर आ जाएगा, और ये होने के साथ ही ये सारी जातियों का जो राजनीतिक है वो एक ढंग से इनका राजनीतिक अवसान निश्चित प्राय है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का उसकी पूरी गतिविधि का अध्ययन करें तो सिर्फ 2 ही जातियों पर निर्भर है, मुस्लिम और यादव। कुछ हद तक यही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की है, क्योंकि ये जातियां, एक यादव दबंग जाति है, पिछड़ों में भी वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित कोई जाति है तो वो यादव की है, और उधर मुसलमानों का वर्चस्व एक मुश्त वोट मिलता है, इसके चलते ये पार्टियां टिकी हुई हैं। लेकिन रोहिणी कमीशन ने इवन मुसलमानों के लिए भी, जो उसमें खास करके कुछ समुदाय विशेष के लोग जो पिछड़े हैं, जैसे उसमें दर्जी समुदाय होगा, मैक्सिमम दर्जी मुसलमान हैं, वैसे ही जुलाहा जो रजाई बनाते हैं या गद्दे बनाते हैं, रुई का ये धुनते हैं, तो धुनिया समुदाय जो होता है जिसे जुलाहा कहा जाता है, तो ये जुलाहा वेवर क्लास का ही उसे बुनकर, तो बुनकरों की जाति और दर्जी ऐसे जो व्यवसायी हैं, इन लोगों को भी आरक्षण देने का सुझाव दिया गया है, ऐसा लोग मानते हैं। अभी तक चूंकि रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि मुसलमानों में भी जो वर्ग पिछड़ा हुआ है और पेशागत रूप से, उन्हें भी इसमें आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी और ये जातियों की राजनीति करने वाली, खास करके पिछड़ों के में वर्चस्व बनाकर रहने वाली दबंग जातियों की राजनीति, नीतीश कुमार कुर्मी की राजनीति करते हैं, वैसे ही बाकी यादवों की, तो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, यूपी में लोध है, ऐसे कुछ जातियां गिनी चुनी 5-6 जातियों को अगर निकाल दिया जाए तो सच पूछिए तो मंडल कमीशन की जो आरक्षण का जो ये लगाया गया, उससे बाकी जातियों को खास उसका फायदा नहीं मिल पाया है। वैसे ही दलितों में भी, चूंकि मायावती एक दलित विशेष से आती हैं, या तो दलित का एक, दलितों में भी विभिन्न जातियां हैं, तो उसमें से एक जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं,
तो उनकी जाति का तो कुछ कल्याण हो गया है, लेकिन बाकी दलित जातियां भी अभी भी पिछड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया जाता है तो ऐसा उथल पुथल मचेगा भारतीय राजनीति में जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और राहुल गांधी जैसा एक नौसिखुआ और सच पूछिए सो दिमाग से पैदल राजनेता ये दिखाना चाहता है, ऐसा फोर्स कर रहा है, ऐसा एक नरेंद्र मोदी भी उसको एक छोड़ दे रहा है कि चलो भाई चलते रहो, निकालते रहो, जातिगत जनगणना की बात करते रहो। और अचानक अगर चुनाव के ठीक पहले अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो इन सारी पार्टियों के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अब इंतजार रहेगा कि ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कब लागू की जाती है। और सच पूछिए, अब इसमें मेरा टेक क्या है, मुझे लगता है कि जिस परिवार के किसी भी एक सदस्य को अगर आरक्षण दिया जा चुका है तो उसके किसी बच्चे को फिर से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तभी आरक्षण का फायदा, क्योंकि नहीं तो जो पढ़े लिखे हैं उनके बच्चों को तो आरक्षण मिल जाता है और जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं हैं, उन्हें कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो होना तो ये चाहिए कि शिक्षा को कंपल्सरी कर दिया जाए, सारे लोगों को स्कूल में अपने बच्चों को भेजना कंपल्सरी बनाया जाए, इसे मैंडेटरी किया जाए, अनिवार्य रूप से अगर बच्चा पैदा करते हो तो स्कूल भेजना होगा, चाहे किसी भी समाज का हो। और उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था परिवार में किसी एक को आरक्षण मिल चुकी है तो उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो अब लालू यादव का बेटा भी आरक्षण का भागीदार है, जबकि एक सवर्ण का गरीब का बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस ढंग की का विभेद जो रहेगा वो समाज को कहीं भी मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे कमजोर करता है। तो ऐसी स्थिति में रोहिणी कमीशन की सिफारिश को मंजूर करके और उसे लागू कर देना मेरे समझ से सबसे उपयुक्त उपाय है इन जातिगत रूप से जनगणना कराना या जातियों में समाज को बांटने से। धन्यवाद।